नमस्कार, मैं साधना सिंह। ग्रैंड न्यूज़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सोने मकान में घटित नकाबजनी के 6 मामले का पुलिस ने किया खुलासा, वहीं 2 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुर्ग में होगा आगमन, ITI कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। युवा मोर्चा ने सिविक सेंटर में किया प्रदर्शन, शराब घोटाले को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना। जिले में गर्मी से लोगों का हाल हुआ बेहाल, वही तापमान पहुंचा 44 डिग्री सेल्सियस। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना अंतर्गत सूने मकानों में घटित नकाबजनी के 6 मामले में आरोपियों को दुर्ग पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। स्कूटी से घूम कर रेकी करते हुए सूने मकानों में घटना को अंजाम देते थे। SP सलभ सिन्हा ने बताया कि चोरों को पकड़ने के लिए 100 से ज्यादा CCTV कैमरों से फुटेज प्राप्त किया गया। प्राप्त फुटेज को बारीकी से अवलोकन के दौरान एक संदेही घटना स्थल के आसपास दिखाई दिया गया, जो घटना के उपरांत एक्टिवा स्कूटी में घटना स्थल से पंचपेड़ी नाका होते हुए माना रायपुर की ओर जाते दिखाई दिया, जिसका लगातार CCTV फुटेज के माध्यम से पीछा करने पर सदारनी दरबार धमतरी रोड तक दिखाई दिया। आसपास के स्थानीय लोगों से CCTV फुटेज दिखाकर पता साजिया किया गया, जिससे संदेही की पहचान सुरेंद्र विश्वकर्मा निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बोरिया काला के रूप में सुनिश्चित हुई, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। प्रारंभिक पूछताछ पर गुमराह करते रहा, किंतु सतत एवं तथ्यात्मक पूछताछ करने पर अपना नाम सुरेंद्र विश्वकर्मा उर्फ सोनू बताया, जो अपने साथी जितेंद्र विश्वकर्मा के साथ मिलकर बुललैंड कॉलोनी में विगत 3 माह से सूने मकानों में चोरी की घटना को अंजाम देना एवं चोरी की मशरूका लक्ष्मी नगर रायपुर निवासी शिव शंकर राय को बेचना बताया। अमलेश्वर थाना अंतर्गत वुड आइलैंड रेसिडेंशियल सोसाइटी में पिछले 4 महीनों से लगातार चोरी की शिकायतें आ रही थी, जिसमें सोने मकानों को टारगेट किया जा रहा था और ताला तोड़ करके चोरी की जा रही थी। तो इस कड़ी में हम लोगों ने एक ज्वाइंट टीम बनाई थी अमलेश्वर थाना और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की। ये ज्वाइंट टीम लगातार उस एरिया के जो CCTV फुटेज है उनको चेक कर रही थी और इसी दौरान हम लोगों को कुछ क्लूज मिले, जिसमें हम लोगों ने आगे जाकर के रायपुर में भी कैम्प किया, रायपुर में भी CCTV फुटेजेस खंगाले और हम लोगों ने जो मुख्य चोरी का आरोपी है सुरेंद्र विश्वकर्मा, उसको अरेस्ट किया है। अरेस्ट करके फिर उससे जब पूछताछ की गई तो उसने चोरी करना कबूला है और उसने लगभग 11 लाख रुपए का जो मशरूका चोरी किया था, सोने चांदी के जेवरात वगैरह, वो बरामद कराया है। एक लैपटॉप है वो भी बरामद किया गया है। सोनू की ही निशानदेही पे 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि जो ज्वेलरी है उसको खपाने में मदद करते थे और साथ साथ चोरी में भी रेकी करने में मदद करते थे। तीनों को ही हिरासत में लेकर के न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। अभी तक जो खुलासे हुए हैं उसके हिसाब से हम लोगों ने जो कार्रवाई की है, जिसमें 6 घरों में चोरी करना इसने स्वीकार किया है। पिछला रिकॉर्ड भी इनका खंगाला जा रहा है, हालांकि हमारे जिले में अभी तक कोई रिकॉर्ड मिला नहीं है। अन्य जिलों से भी संपर्क करके अगर इनका कोई पुराना रिकॉर्ड होगा तो उस संबंध में कार्रवाई कराई जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के लिए 2023 चुनावी साल है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुर्ग दौरा प्रस्तावित है। लोकसभा सांसद विजय बघेल की माने तो PM मोदी 7 अगस्त को दुर्ग जिले का दौरा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए पहले IIT का उद्घाटन भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि IIT के उद्घाटन के साथ साथ रायपुर से दुर्ग के बीच बन रहे नेशनल हाईवे और भिलाई चरोदा के सोलर पार्क का भी लोकार्पण PM मोदी के हाथों किया जाएगा। PM मोदी हेलीकॉप्टर से सीधे भिलाई कुटेला भाटा IIT कैंपस पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम करीब 2 घंटे का होगा, जिसमें वे IIT के स्टूडेंट से मिलकर उनके साथ चर्चा भी करेंगे। दुर्ग से बीजेपी के लोकसभा सांसद विजय बघेल का कहना है कि PMO कार्यालय के द्वारा हमसे रोज फीडबैक दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अगस्त को IIT भिलाई का उद्घाटन करने के लिए शामिल हो सकते हैं। मैंने जैसे कहा था पिछले दिनों पूरे वहाँ की वस्तु स्थिति जानने वहाँ मैं गया था, आप लोग भी साथ में थे, पूरी मीडिया टीम थी और वहाँ पे जो कमी खामी हमने देखा उसके बाद डायरेक्टर को भी कुछ निर्देश दिए। फिर जो निर्माण वहाँ पे एजेंसी है L&T की, उसको भी निर्देश दिए और संसाधन बढ़ाने को कहा, मशीनरी भी बढ़ाए, ताकि एक लक्ष्य रखे हैं इस साल किसी भी हालत में वो लोकार्पित हो जाए। और माननीय मोदी जी स्वयं
उसके लोकार्पण में स्वयं मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे, ये योजना बनी है। और उसके लिए पीएमओ में भी हलचल है और पीएमओ से लगातार फीडबैक भी लिया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में मेरे से भी चर्चा होती है पीएमओ से, और वो मेरे द्वारा भी संज्ञान में लेते हैं कि क्या स्थिति है। मैंने कहा कि मैं ऐसी स्थिति है, पहले जून में आने का ऐसी संभावना बनी थी, मगर जो स्थिति यहाँ थी वो उस दृष्टिकोण से संभव नहीं होता। और अभी जब चर्चा हुई तो फिर से मेरे से पूछे गए, तो मैंने कहा कम से कम 1-1.5 महीना बाद ही स्थिति पता चलेगी, और लगातार फीडबैक मैं ले रहा हूँ। और हम चाहते हैं कि अगस्त महीने में वो हो, और वहाँ से भी ऐसा निर्देश अभी लगभग तय नहीं हुआ है, लेकिन एक डेट ऐसा मानते हैं कि 7 अगस्त का एक लक्ष्य पीएमओ लेके चल रहा है, ऐसी जानकारी मुझे वहाँ से हुई है। लेकिन ये निश्चित तिथि हम अभी नहीं बता सकते। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में हुए 2000 करोड़ के शराब घोटाले को लेकर युवा मोर्चा ने सिविक सेंटर स्थित शराब दुकान के सामने बैठकर नारे लगाए। वहीं कोतवाली थाना से मात्र 100 मीटर दूरी स्थित दुकान में जाकर पोस्टर चिपकाए। बीते कुछ 3-4 सालों से छत्तीसगढ़ के शराब भट्टियों में अवैध रूप से शराब बेचे जा रहे हैं। पहले जब शराब बिकती थी तो एक स्कैनर मशीन होती थी जिसमें शराब की बोतलों को स्कैन करके बेचा जाता था, मगर पिछले 3-4 सालों से सरकार अवैध रूप से भट्टियों में शराब बेचकर, कच्चे की शराब बेचकर कम से कम 2000 करोड़ रुपए का घोटाला कर चुकी है। इसमें आए दिन कई अधिकारी और कई नेता जेल जा रहे हैं, कई शराब के ठेकेदार जेल जा रहे हैं, जिसका विरोध भारतीय जनता युवा मोर्चा कर रही है। और हम भट्टियों में आज प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि भट्टियों में ही ये अवैध और कच्ची शराब बेची जा रही है। इसमें जड़ से लेकर पत्ते तक सब मिले हुए हैं। अगर भट्टी में कच्ची शराब बिक रही है तो उसको भट्टी में पहुंचाने वाला कोई अधिकारी है और अधिकारी को आदेश देने वाला कोई नेता। तो इसमें साफ साफ यह संदेश है कि इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनका पूरा कैबिनेट और कई बड़े बड़े अधिकारी इसमें मिले हुए हैं। कई तो अभी जेल में है और कईयों की ईडी तलाश में लगी हुई है। उसका विरोध भारतीय जनता युवा मोर्चा कर रहा है। कच्ची शराब है, अवैध शराब है और मिलावटी शराब भट्टी में लगातार बेची जा रही है, जिसके कारण कई लोग पीकर बीमार हो रहे हैं और कई लोगों की मृत्यु हो रही है, जिसका विरोध भारतीय जनता युवा मोर्चा करता है। और हम शराबबंदी की मांग करते हैं। जो अवैध शराब पीकर, जैसे जांजगीर चांपा में कुछ लोग व्यक्ति मरे, वो शराब कहाँ की थी? इसकी पुष्टि तो किसी ने नहीं की कि वो शराब भट्टी से निकली थी या भट्टी के बाहर से निकली थी। वो छत्तीसगढ़ में पी के मृत्यु हुई ना, तो कहीं ना कहीं ये शराब छत्तीसगढ़ से ही बनी है और किसी ना किसी भट्टी से लोग खरीद कर बेच रहे हैं उसको अवैध रूप में। रात को 12 बजे के बाद 10 बजे के बाद आप कैंप के किसी भी गली में चल जाइए, वहां पे अवैध शराब मिलती है। तो अवैध शराब की ढक्कन को खोल के मिलाकर आधे कम रेट में बेचते हैं। कोई अगर 1000 रुपए में दारू बोतल खरीद रहा है और उसको 700 रुपए में बेच रहा है, तो 1000 रुपए की दारू को 700 रुपए में तभी बेचेगा जब उसमें कुछ मिलावटी करेगा। मगर इसकी कई शिकायतें थाने में, चाहे वो छावनी थाना हो, ये मैं स्पष्ट रूप से आपके माइक पे कह रहा हूँ, छावनी थाने में भी अवैध शराब बिक्री की शिकायतें हैं, सुपेला थाने में भी। आप अगर किसी को भी जानकारी लेना, आप थाने में बकायदा जाके पूछ सकते हैं। अवैध शराब की बिक्री की शिकायतें थाने में अगर नहीं हुई होगी तो आप जो बोलेंगे वो मैं कर। आगे शराबबंदी की मांग हमारी कंटिन्यू चल रही है। अगर शराबबंदी नहीं करेगी तो हम कुछ दिन बाद हम नए आंदोलन के रूप में शराबबंदी में शटर डालकर ताला लगा दें। दुर्ग जिले में दिन का तापमान 44 डिग्री पहुंच गया है। अभी तापमान के और ज्यादा बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। गर्मी ने पिछले साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। दुर्ग जिले में नौटप्पा के 8वें दिन भीषण गर्मी से लोग झुलस रहे हैं और प्रचंड गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम से आ रही गर्म हवा से दुर्ग ही नहीं बल्कि पूरा संभाग लू की चपेट में आ गया है। जिले में लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तापमान लगभग 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। लोगों को लू से बचने के लिए लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। वहीं दुर्ग जिला मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपी मेश्राम ने बताया कि गर्मी अचानक से बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। इतनी गर्मी में शरीर को हाइड्रेट रखें क्योंकि बॉडी को एडजस्ट करने में तकलीफ होती है। इतनी गर्मी में लोग बाहर निकलते हैं। दोपहर में लू का खतरा बढ़ने की संभावना अधिक रहती है। बाहर निकलने से पहले सिर को कपड़े से ढक कर बाहर निकलना जरूरी है। गर्मी का हाई अलर्ट जारी होने के बाद जिला अस्पताल में गर्मी की चपेट में आने वाले मरीजों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि घर से बाहर निकले तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर निकले, शरीर को पानी की कमी होने ना दे। समय समय पर लस्सी, नींबू पानी, गन्ने का रस आदि जैसे तरल पदार्थ
शरीर में लेते रहे, जिससे स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। हमेशा याद रखिए कि ऐसे मौसम में जब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तो अपने शरीर में पानी की अति आवश्यकता होती है। तो जहाँ तक बन सके हमें, अगर कोई कार्य हमारा ऐसा होता हो जिसमें जाना बहुत ज़रूरी हो, बाहर निकलना ज़रूरी, तभी आप निकलें। अन्यथा आप अपने ऑफिस में बैठ कर के, अपने घर में बैठ कर के ही कार्य करें। जो भी व्यक्ति हमारे शासकीय अस्पतालों में इसके लिए आता है, हम उसको डिहाइड्रेशन अगर होता है तो हम उसका तुरंत इंतज़ाम है उनके लिए ट्रीटमेंट का। और सभी से मैं अपील करना चाहता हूं कि पानी पिए, छायादार जगह रहें और बाहर निकलते समय कम से कम अगर कुछ गमछा और कुछ ऐसा लपेट ले जिसके कारण से गर्मी ज़्यादा उनको न लगे। हर जगह हमने अपने स्वास्थ्य केंद्रों में पानी की व्यवस्था करवा के रखी है। ट्रीटमेंट के लिए सभी दवाइयाँ मौजूद हैं और गर्मी में होने वाली संक्रामक बीमारियों के लिए हमने सभी अस्पतालों को हमने अलर्ट कर दिया है। हमेशा आप देख लीजिए, किसी भी अस्पताल में आप जाएंगे तो वहाँ पे उनके लिए जो लाइन लगी रहती है वो हमेशा धूप में नहीं रहती है, बल्कि उनको जो पहले धूप में होती थी अब उसके लिए शेड बना दिया गया है। और सभी अस्पतालों में अस्पताल के अंदर बैठने की सुविधा है, पंखा लगा हुआ है और पानी की भी व्यवस्था है, जिससे वो डॉक्टरों को दिखाने के पहले उस लाइन में बैठ सकें। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। शहर के अलग अलग वार्डों में व्याप्त समस्याओं के समाधान के लिए भाजपा पार्षद व उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह के मार्गदर्शन में पार्षदों ने आयुक्त से मुलाकात की। 8 अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की है, जिसके समाधान के लिए आश्वासन दिया गया है। दया सिंह ने कहा कि शहर के अलग अलग वार्डों में विभिन्न प्रकार की समस्या व्याप्त है। लोगों को छोटी छोटी चीजों के लिए 2-4 होना पड़ रहा है। गर्मी में पेयजल संकट गहराया है। शहर की अंदरूनी सड़कों का बुरा हाल है। सफाई व्यवस्था चौपट है। स्ट्रीट पोलों पर लाइट नहीं है। इस तरह की विभिन्न समस्याएं हैं, जिसका समाधान अगर 4 दिनों में नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी निगम प्रशासन की होगी, क्योंकि बीते 18 माह में समस्याओं के समाधान पर बात ही नहीं हुई है। कमिश्नर खोरी का खेल चल रहा है। 18% कमीशन पर काम दिया जा रहा है। निगम प्रशासन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा चुका है। शहर सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अगले आंदोलन में हम शहर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करेंगे। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आश्वासन क्या है? 18 बिंदुओं पर हमने दिया और बताया कि नाकामी है नगर निगम की, सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहा और 18% पे चला रहे हैं नगर निगम। कांग्रेस के भ्रष्टाचार नीति से भी अवगत कराया और बात भी हमने रखी और सौतेला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों के साथ में हो रहा है। और हर प्रकार की जो 18 हमने बिंदु दी है वो हमारे नगर निगम भिलाई के हर वार्ड से मिलती जुलती है, चाहे सड़क हो, पानी हो, नाली हो, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो, चाहे गंदगी की हो, मतलब रोड को लेके हर तरह के हमने 18 बिंदु का दिया है। और इस बात से उन्होंने करने की बात रखी है, लेकिन हम उनसे आश्वस्त नहीं है और 6 तारीख को नगर निगम का हम घेराव करेंगे। देखिए, सब पार्षद लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ आप देखेंगे कि पार्षद ही नहीं दिखेंगे, आम जनता, आम पब्लिक, आप लोग दिखेंगे कि वो उस दिन दिखेगा आपको निगम के अंदर में गुस्सा जो लोगों के अंदर है कि जो मूलभूत लोगों को समस्या ही समस्या, मूलभूत जो उनकी मांग है, मूलभूत जो टैक्स देते हैं, उसके बाद भी उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। तो उस दिन आपको जन समुदाय दिखेगा आपको निगम घेराव में। आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण यहाँ पर आए हैं। उन्होंने एक ज्ञापन दिया है जिसमें जो समस्याओं के बारे में उन्होंने बताया है। मुख्य रूप से इसमें जो देख के समझ में आ रहा है, पेयजल को लेकर, स्वच्छता को लेकर, अवैध प्लॉटिंग को लेकर, सड़कों की स्थिति, या फिर जहाँ पर अगर पानी का सप्लाई में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, इस तरह की समस्याओं पे मुख्य रूप से इन्होंने अपने ज्ञापन में दिया है। तो मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि हम लोग लगातार इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। जैसे सफाई की व्यवस्था में काफ़ी सुधार तो हुआ है पिछले 4-5 महीनों में। हम लोगों ने इसमें एजेंसी को भी बदल दिया है। पुरानी एजेंसी पे भी FIR के लिए हम लोगों ने लिखा है। इसमें एक रिपोर्ट है PF के लिए जो EPFO और ESI है, वहाँ से एक जांच रिपोर्ट आने वाली हमारी, उसके आधार पे हम पुरानी एजेंसी के ऊपर FIR भी दर्ज कराएंगे। इसके अलावा पेयजल संकट को लेकर तो पूर्व में भी यहाँ पर पेयजल की समस्या लगातार बनी रही है। अमृत वन मिशन में जो कार्य हुआ था तो उसमें कुछ एरिया अभी भी छूटे हुए हैं या प्रेशर से पानी नहीं पहुँच पा रहा है। अमृत का जो सेकंड फेज़ है उसमें हमने 350 करोड़ का DPR बना के भेजा हुआ है, पर चूँकि उसमें
सैंक्शन होने में विलम्ब होता है या लंबी प्रोसेस होती है और बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो इसके लिए हमने 15 वित्त में भी एक तात्कालिक समाधान करने के लिए 4 ओवरहेड टैंक का प्रस्ताव भेजा है, जिसकी स्वीकृति हमको बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो जो कैंप एरिया हो गया, सुपेला हो गया, जहाँ पर कम प्रेशर से पानी आता है, तो वहाँ पर ओवरहेड टैंक बनने से ये समस्या का समाधान हो जाएगा। अवैध प्लॉटिंग की बात करें तो लगातार नगर निगम भिलाई इस पर कार्रवाई कर रहा है। 2 दिन पहले ही हम लोगों ने जोन 2 में 10 एकड़ में करीब अवैध वहाँ पर प्लॉटिंग हो रही थी, जिस पे हमने एक कार्रवाई की है। वहाँ पर पूरा जो भी कॉलोनाइज़र थे उनका सामान जब्ती किया है। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग से को हमने पत्र लिख के खसरा नंबर की जानकारी मांगी है, ताकि इसमें जो भी दोषी होगा उसके ऊपर हम लोग FIR दर्ज कराएंगे। इसके अतिरिक्त जो और इसमें सीवर की बड़ी समस्या है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आए थे तो उन्होंने घोषणा किया है कि जो निगम को हैंडओवर कॉलोनीज है, जैसे हाउसिंग बोर्ड है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो उनके लिए पूरा हमको फंड मुहैया कराएंगे और उन जितनी कॉलोनियाँ निगम को हैंडओवर हुई है, जो उसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, वो सबकी पूर्ति करेंगे। तो उसके संदर्भ में हम लोगों ने एस्टीमेट बना के शासन को भेजने भी वाले हैं। ये 1 सप्ताह के अंदर हम इनका पूरा एस्टीमेट बना के शासन को प्रस्ताव प्रेषित कर देंगे और स्वीकृति मिलते से ही वहाँ पर कार्य चालू कर देंगे। तात्कालिक समस्या के समाधान के लिए जैसे हाउसिंग बोर्ड में सीवर का समस्या है, तो वहाँ पर हम अभी 3 से 4 सेप्टिक टैंक और बढ़ा रहे हैं। इससे एक समस्या का समाधान होगा। प्रॉपर्टी टैक्स में छूट की जो बात की जा रही है, तो हमारे द्वारा केवल अनुशंसा की गई है, हम लोगों ने कोई छूट अभी तक नहीं दी है और इसमें इस छूट का अभी तक कोई इसमें दिशा निर्देश हमको प्राप्त नहीं हुआ है। तो अभी तक तो इसमें कोई छूट हमारी तरफ से नहीं दी गई है। सामान्य सभा से एक अनुशंसा होकर प्रस्ताव शासन को गया है, जिस पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। इसमें जैसे भ्रष्टाचार की शिकायतें आती, तो जिस तरह से शिकायतें इन्होंने बोला है कि पॉइंट नंबर 17 में या 15 में जैसे बोला है, तो जैसे हमारे पास शिकायत प्राप्त होती तत्काल हम लोग जांच करा के कार्रवाई करते हैं। पूर्व में इस तरह का जो एक शिकायत आया था सेक्टर 7 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, उसमें भी हमने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अभी एक समिति गठित की है। इसमें विभागीय जाँच करा के जो भी दोषी होगा उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। टाउनशिप के सेक्टरों में सफाई का बुरा हाल है। जो नेक्स्ट हमारा सामान्य सभा प्रस्तावित है, उसमें मैं सभी पार्षद महोदय, सम्मानित पार्षदों से ये अनुरोध करूंगा कि हम लोग भिलाई इस्पात संयंत्र में एक प्रस्ताव दे रहे हैं कि नगर निगम खुद पूरे टाउनशिप एरिया में सफाई का कार्य टेकअप करने के लिए तैयार है, अगर वो हम लोगों को राशि मुहैया कराते हैं। तो अभी हम लोग जो एजेंसी के थ्रू सफाई करा रहे हैं, काफ़ी प्रोफेशनल एजेंसी, और सफाई में काफ़ी सुधार भी हुआ है। टाउनशिप एरिया में चूँकि उनका टेंडर समाप्त हो गया था, इस कारण वहाँ पर सफाई व्यवस्था एकदम चरमरा गई, जिसके लिए BSP प्रबंधन को हम लगातार इसमें पत्राचार कर रहे हैं, लिख रहे हैं। कुछ उन्होंने इसमें कार्रवाई की भी है, पर अभी भी काफ़ी गुंजाइश है सुधार की। तो इसके लिए हम लोगों ने उनसे बार बार निवेदन किया है कि आप या तो भिलाई नगर निगम को ही राशि उपलब्ध करा दें, तो सारी सफाई की सुविधा पूरे नगर निगम क्षेत्र में सिर्फ एक एजेंसी अगर करेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली में धरने पर बैठे महिला पहलवानों के साथ हो रहे बर्ताव के लिए विरोध में भिलाई की संयुक्त ट्रेड यूनियन ने प्रदर्शन किया। सिविक सेंटर में शाम को 8 से ज्यादा ट्रेड यूनियन के लीडर और सदस्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोला। इस मौके पर यूनियन के नेताओं ने कहा कि महिला पहलवानों की शिकायत यौन उत्पीड़न को लेकर थी। केंद्र की सरकार को उन्हें राहत देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ दोषी पर कार्रवाई की बजाय उसे बचाया जा रहा है। यूनियन लीडर से कहा कि वे सभी देश की महिला पहलवानों के साथ है, अगर जरूरत पड़ी तो वे दिल्ली जाकर भी विरोध करेंगे। 22 तारीख को जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे महिला पहलवानों का दमन हुआ है विरोध करने के कारण, हम उसके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि एक यौन उत्पीड़न मामले पे सरकार जिस तरह से डील कर रही है, ये बिल्कुल इस भारत के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे 1981 में एक मास्टर रिंकू हत्याकांड हुआ था, उस समय भी इस तरह का जन आंदोलन उभरा था। आपको मालूम होगा बिल्ला रंगा को जो फांसी दी गई थी, जो संजय और गीता हत्याकांड के कारण, उस समय भी एक सरकार थी और उस समय भी जन आंदोलन उभरा था। निर्भया कांड के समय में भी एक जन आंदोलन उभरा था, लेकिन किसी भी सरकार ने इस तरह का बर्ताव नहीं किया जन आंदोलन के प्रति, और ये सरकार पूरी तरह से उस जन आंदोलन को दबाना चाहती है। अगर सरकार
यौन उत्पीड़न के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करती तो ये जो निरंतर ये जो आंदोलन बढ़ता जा रहा है ये यहाँ तक नहीं पहुंचता। लेकिन आश्चर्य करने की कोई बात नहीं, क्योंकि जिस दिन संसद का उद्घाटन हुआ तो उन्होंने वो जो राजदंड को वहां स्थापित किया, राजदंड है ही इस बात का प्रतीक कि शासक जो है वो अपनी स्वेच्छाचारिता के अनुसार काम कर सके। न्याय के आधार पर शासन चलाने की परंपरा को तोड़कर एक स्वेच्छाचारिता के आधार पर शासन चलाने की ये शुरुआत हो चुकी है। लेकिन भारत की जनता दबेगी नहीं, हम लोग ये आंदोलन लगातार जारी रखेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली में नाबालिग युवती साक्षी की निर्मम हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दीपक जलाकर मार्च रैली निकाली। सिविक सेंटर स्थित अर्जुन रथ के पास पहुंचकर सभी ने साक्षी को श्रद्धांजलि दी और साक्षी के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। बजरंग दल के युवाओं ने कहा कि लगातार हिंदू समाज पर कुठाराघात हो रहा है, चाहे लव जिहाद की बात हो या गौवंश के साथ गलत हरकत करने का मामला हो, हर जगह एक ही समुदाय विशेष का नाम सामने आता है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों को कड़े कदम उठाने चाहिए। जैसे कुछ दिन पहले दिल्ली में एक हिंदू बेटी साक्षी, जिसकी हत्या एक साहिल नाम के मुसलमान युवक ने कर दी थी और दिन दहाड़े सबके सामने की थी, और ये एक लव जिहाद का मामला था, जिसको लेकर आज विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के नेतृत्व में सारे हिंदू संगठन द्वारा कैंडल दिया लेकर मार्च किया गया और यहाँ पर रथ पार कर श्रद्धांजलि दी गई। एक हमारी ये मांग है कि एक कड़ा नियम बने, जो इस प्रकार के लव जिहाद में बच्चियों को फंसाते हैं, हिंदू बच्चियों को, उनको फांसी की सजा दी जाए, जिससे कि आगे चल के ऐसा कोई भी ऐसा अपराधी नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि ये जो लव जिहादी है इनको फांसी की सजा मिलना चाहिए। अभी आपने देखा भी होगा 2 दिन पूर्व ऐसे ही एक जिहादी था जो गौ माता के साथ दुष्कर्म किया, उससे कुछ दिन पूर्व बेहनपुर में भी एक भाई भुवनेश्वर साहू के साथ निर्मम हत्या किया गया। फिर अभी हम देखें, अभी कुछ दिन पहले 16 वर्षीय नाबालिग बहन साक्षी के साथ भी ये घटना हो रहा है। बार बार हिंदू समाज बहुत सह चुका है इस चीज को, अब नहीं सहेगा। हम सरकार से भी मतलब चाहते हैं कि कम से कम इसके खिलाफ मोर्चा खोले। कब तक हिंदू समाज मोर्चा खोलेगा? या फिर राज्य सरकार मोर्चा नहीं खोलती इसके खिलाफ, लेकिन एक बार मोर्चा खोले और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाए, यही चाहते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
चली 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 सरकार, देखो देखो जनता के द्वार। विकास करेला है, जन जन का मेला है, काम बनते पल भर में अब कौन अकेला है। जांच है, कार्यवाही है, करता जो बोला है, अपनों से अपनों की बात है। आइए यह भेंट मुलाकात है, आइए यह भेंट मुलाकात है, आइए यह भेंट मुलाकात है। संपर्क, समीक्षा, समाधान, तत्काल कार्यवाही, तत्काल निदान। मिलिए अपने विधायक देवेंद्र यादव से अपने वार्ड, अपने मोहल्ले में। अधिक जानकारी के लिए ऑफिस ऑफ देवेंद्र यादव के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और जुड़े भिलाई की भलाई के इस अभियान से। आइए यह भेंट मुलाकात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग के रजत होम में रहने वाले रहवासी इन दिनों काफी परेशान हैं। मूलभूत सुविधाओं के साथ अन्य सुविधाएं भी फ्लैट में नहीं दी गई है। फ्लैट में रहने वाले लोगों का कहना है कि तत्काल ही फ्लैट में सारी सुविधाएं बिल्डर द्वारा उपलब्ध कराई जाए। दुर्ग के हरिनगर स्थित रजत होम में परेशानियों का अंबार लगा हुआ है। 5 मंजिला अपार्टमेंट में किसी तरह की सुविधा बिल्डर द्वारा नहीं दी गई है। रजत होम में रहने वाले लोगों ने 2009 में फ्लैट की रजिस्ट्री कराई थी। रजिस्ट्री के वक्त बिल्डर के द्वारा सभी तरह की सुविधा उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन फ्लैट लेने वालों को दिया गया था, लेकिन वर्तमान में आलम यह है कि रजत होम में रहने वाले रहवासियों को मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ अन्य सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ रहा है। फ्लैट में ना तो उचित पानी की व्यवस्था है, ना ही बिजली की व्यवस्था है। इसके साथ ही फ्लैट में 5 लिफ्ट लगाई गई है, लेकिन वर्तमान में 5 लिफ्ट खराब पड़ी हुई है, जिससे फ्लैट में रहने वाले बुजुर्गों को काफ़ी परेशानियां हो रही है। परेशानियों को लेकर विजय मिश्रा ने बताया कि 5 मंजिला फ्लैट में 5वीं मंजिल पूरी तरह से खाली पड़ी है, जिसका फ़ायदा असामाजिक तत्वों द्वारा उठाया जा रहा है और असामाजिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे फ्लैट में रहने वाले लोग काफ़ी परेशान हैं। इनकी मांग है कि फ्लैट में रहने वाले लोगों के लिए लाइट की उचित व्यवस्था के साथ साथ पानी, गार्डन और गार्डन की व्यवस्था बिल्डर द्वारा कराई जाए। मैं विजय मिश्रा हरिनगर दुर्ग रजत होम से बोल रहा हूँ। ये 2009 में हम लोग की रजिस्ट्री हुई है, उसके बाद से बिल्डर ने यहाँ पर कोई सुविधा नहीं दी है। 11 फ्लैट्स खड़े किए हैं, लेकिन एक सिंगल बोर है। लिफ्ट सारी डेड पड़ी हुई हैं। सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको आने जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। और यहाँ पर पानी की, लाइट की 3 गेट हैं, तीनों गेट में किसी में भी कोई गार्ड रूम नहीं है। किसी प्रकार का कोई एक सिंगल फायर इक्विपमेंट नहीं है यहाँ पर। और जबकि 5 मंजिला बिल्डिंगें बनी हुई हैं, ऊपर की 3 और 4 नंबर की बिल्डिंगें अभी जो है तो आधी अधूरी पड़ी हुई हैं। और जो खाली 4 खंडर हैं उसमें असामाजिक तत्वों का डेरा है, जिसके कारण यहाँ रहने वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पानी की ये समस्या है कि यहाँ पर ब्रोसर के हिसाब से हर फ्लैट के हिसाब से एक बोर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक सिर्फ सिंगल बोर है, जो कि 27 तारीख को उसकी मोटर जल गई थी। 27 तारीख से लेके 31 तारीख तक हम लोगों को 5 दिन यहाँ पर किसी को सिंगल ड्रॉप पानी नहीं मिला है। हम लोगों ने टैंकर बुला के और अपना काम चलाया है। हमारी मांग ये है कि हमारे लिए पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, गार्ड की व्यवस्था, तीनों गेट में जो है गार्ड रूम हमको चाहिए, लिफ्ट हमको प्रॉपर चाहिए। और हमारे लिए एक कम्युनिटी हॉल की, कम से कम हम लोग सोसाइटी फार्म करते हैं तो एक ऑफिस के तौर पे बैठ सकें। किसी का कोई एक जनरल कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है, उसके लिए एक कम्युनिटी हॉल हमारे लिए ज़रूरी है। गार्डन की व्यवस्था भी यहाँ पर नहीं है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई क्षेत्र के वार्ड नंबर 48 के पंप हाउस मैदान में लाइट की व्यवस्था की गई है। 20 लाख की लागत से यहां हाई मास्क लाइट लगाया गया, जिसे लेकर वार्डवासियों ने विधायक देवेंद्र यादव का आभार जताया।
भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान की गई एक और घोषणा पूरी हो गई है। नगर निगम भिलाई क्षेत्र के वार्ड नंबर 48 के पंप हाउस मैदान में लाइट की व्यवस्था की गई है। 20 लाख की लागत से यहां हाई मास्क लाइट लगाया गया है। इसे अब रात में यहां अंधेरा नहीं होगा। लोग रात में यहां वॉकिंग करने के लिए आते जाते रहते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। विधायक श्री यादव लगातार भेंट मुलाकात कर रहे हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र के हर वार्ड में बारी बारी से भेंट मुलाकात किया जा रहा है। इस भेंट मुलाकात के दौरान विधायक वार्ड के हर गली और मोहल्ले में पैदल यात्रा करते हैं, घर घर जाकर लोगों से मिलते हैं, सबका कुशल क्षेत्र जानते हैं और सबकी समस्याएं पूछते हैं। समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसी कड़ी में विधायक श्री यादव ने कुछ दिनों पहले वार्ड 48 पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की, जमीन पर बैठकर लोगों से चर्चा की, सभी प्रकार की जानकारी ली। तब लोगों ने बताया कि पंप हाउस मैदान में रात के समय अंधेरा छाया रहता है, लोग परेशान होते हैं। रात के अंधेरे में असामाजिक लोगों ने इसे अपना अड्डा बना लिया है। रात में बैठकर शराबखोरी करते हैं लोग, इसलिए यहाँ मैदान का उपयोग नहीं कर पाते। विधायक श्री यादव ने लोगों से समस्याएं सुनी, फिर अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मैदान में प्रकाश व्यवस्था करने के लिए योजना बनाएं। योजना को विधायक की पहल से जल्द स्वीकृति मिली और फिर विधायक के निर्देश पर मैदान में लाइट की व्यवस्था की गई। इससे क्षेत्र के लोगों में अब राहत की सांस ली है। लोगों ने विधायक श्री यादव का आभार जताया और धन्यवाद ज्ञापित किया। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार प्रदान करने के लिए विधायक देवेंद्र यादव एवं महापौर नीरज पाल की पहल से इंटरव्यू लेने के लिए तथा जॉब प्रदान के लिए साक्षात्कार का आयोजन खुर्सीपार के मंगल भवन में किया गया। टेक्नोटास्क बिजनेस सॉल्यूशन संस्था के द्वारा बेरोजगार युवक एवं युवतियों का वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से साक्षात्कार लिया गया। इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए प्रथम बैच के 25 लोगों को महापौर नीरज पाल ने मौके पर ही नियुक्ति पत्र सौंपा और उन्हें शुभकामनाएं दी। इंटरव्यू में लगभग 1200 युवक एवं युवतियां शामिल हुए थे। अन्य जिले तथा अन्य शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में रोजगार पाने के लिए व्यक्ति साक्षात्कार में शामिल होने खुर्सीपार के मंगल भवन में पहुंचे थे। चयनित युवक एवं युवतियों को बैच के मुताबिक उन्हें सूचना देकर ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ज्वाइनिंग के लिए बुलाने के पश्चात इनकी प्रशिक्षण होगी और प्रशिक्षण के उपरांत इन्हें जॉब प्रदान किया जाएगा। चयनित युवक और युवतियों को बैच के मुताबिक सेलेक्ट किया जाएगा। एक बैच में 25 लोगों को शामिल किया जाएगा और इसी के मुताबिक इन्हें सूचना देकर ज्वाइनिंग के लिए ऑफर दिया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। गौ पालन के लिए ऋण दिए जाने की मांग को लेकर चंदपुरी के किसान ने केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजेंद्र साहू से मुलाकात कर उन्हें आवेदन दिया। ग्राम चंदखुरी के किसानों ने अपनी समस्या के संबंध में केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजेंद्र साहू से मुलाकात की। दरअसल किसान गांव में गौ पालन करना चाहते हैं, जिसके लिए किसानों ने ऋण दिए जाने के लिए केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष राजेंद्र साहू को आवेदन दिया था। किसानों के द्वारा दिए गए आवेदन को स्वीकार करते हुए अध्यक्ष ने सभी किसानों को आश्वस्त किया कि जल्द ही बोर्ड के द्वारा बैठक की जाएगी और बोर्ड में प्रस्ताव पारित होने के तुरंत बाद किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं अपनी मांग को लेकर पहुंचे चंदखुरी के किसानों ने बैंक के अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी किसानों के द्वारा अध्यक्ष का सम्मान किया गया है। साथ ही उन्होंने सभी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। ग्राम चंदखुरी के हमारे किसान लोग आए थे और वो गौ पालन के लिए ऋण के लिए अप्लाई किए हैं और उनका आवेदन अभी आया है और वो लोग चाहते हैं कि जल्दी ऋण मिल जाए। तो बोर्ड की जैसी बैठक होगी उसमें निर्णय लेकर उनको गौ पालन हेतु ऋण प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक किसान गौ पालन के क्षेत्र में आगे बढ़े और हमारे प्रदेश में दूध का उत्पादन अधिक हो और हमारे आने वाली पीढ़ी भी हष्ट-पुष्ट हो। अभी चंदखुरी में गौठानों की क्या स्थिति है? चंदखुरी में गौठान की अच्छी स्थिति है। वहाँ वर्मी कंपोस्ट खाद भी बनाया जा रहा है। किसान भी बोल रहे थे कि हम भी वर्मी कंपोस्ट खाद ले रहे हैं और बढ़िया योजना है। ये किसानों ने अभी आपके सामने बोला है। क्या लग रहा है आपको, इन किसानों को कब तक आप ऋण उपलब्ध करा पाएंगे? हमारी बोर्ड की बैठक हर माह होती है, ऋण समिति की बैठक होती है। उसमें प्रति बैठक में हम लोग मत्स्य पालन के लिए बिना ब्याज के ऋण देते हैं और गौ पालन के लिए 2 लाख तक के 1% में और
3 लाख तक 3% हम लोग ऋण दे रहे हैं। हम लोग हमारे राजेंद्र भाई अध्यक्ष बने, उसको बधाई देने, उसका सम्मान करने के लिए सब चंदपुरी के किसान आए थे और हमारा छोटा छोटा 1-2 समस्या था उसका समाधान के लिए भी आए थे। तो जैसा गौपालन ऋण है उसमें सॉल्वेंसी बनाना और लिमिट कम था उसका लिमिट बढ़वाना, तो सब हमारे समस्या का बहुत अच्छे से हमारे राजेंद्र भाई अध्यक्ष महोदय समाधान कर दिए। उसके बाद हम भूपेश बघेल जी को भी बधाई देते हैं जो हम लोग का 20 क्विंटल धान खरीदी किया, उसमें लिमिट बढ़वाने के लिए भी मांग किए। तो हम लोग को भरपूर आश्वासन मिला है कि अगले टाइम जब भी सत्र आएगा नया सत्र में, तो उसमें जैसे अभी हेक्टेयर में हम लोग को 58,000 रुपये मिलता है, उसको कम से कम 70,000 और 1 लाख करने का आश्वासन दिए हैं। तो सब हमारे सब समस्या का समाधान कर दिए। ग्रैंड न्यूज के लिए बीना दुबे की रिपोर्ट। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे कबीर धाम द्वारा सिंगल चौक कवर्धा में वन विभाग के मंत्री का पुतला दहन कर राज्यपाल के नाम न्यायिक जांच और डीएफओ की बर्खास्तगी और दोषियों पर उच्चतम कार्रवाई के लिए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के जिला अध्यक्ष सुनील केसरवानी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में युवाओं के साथ छल हो रहा है, युवाओं को ठगा जा रहा है, कभी पीएससी में धांधली, कभी व्यापम में धांधली। अब हमारे जिला कबीरधाम में वन विभाग द्वारा आयोजित वन रक्षक भर्ती में नेता और अधिकारियों की मिलीभगत से धांधली हो रहा है। नैतिकता के आधार पर वन मंत्री अकबर भाई को इस्तीफा दे देना चाहिए, जिससे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे बर्दाश्त नहीं करेगी। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में वन विभाग कार्यालय का घेराव किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार द्वारा लगातार युवाओं को छला जा रहा है। कभी पीएससी में धांधली की जाती है, कभी व्यापम में धांधली की जाती है। ठीक इसी तरह कबीरधाम जिले में वन विभाग के द्वारा वन रक्षक की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसमें धांधली किया गया है। 2 अभ्यर्थियों के द्वारा 14.4 सेकेंड और 19 कुछ सेकेंड में 200 मीटर दौड़ पार कर लिया जाता है। सोचिए, विश्व रिकॉर्ड है उसेन बोल्ट के नाम, उन्होंने 200 मीटर की दौड़ सिर्फ 19.60 सेकेंड में पार किया गया है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट है इस मामले में लीपापोती हुई है, धांधली हुई है, युवाओं के साथ छल हुआ है। आज इसी मामले को लेके वन विभाग के मंत्री मोहम्मद अकबर का पुतला दहन किया गया है और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में यह कहा गया है कि डीएफओ को तत्काल बर्खास्त किया जाए और थोड़ी बहुत वन मंत्री मोहम्मद अकबर में नैतिकता है या उनका गृह जिला है और इसी वन विभाग के वो मंत्री है, तो तत्काल उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे और इसमें स्पष्ट रूप से न्याय हो सके। रेत माफियों द्वारा राजनांदगांव जिले के मोहरा एनीकेट से 5 गेट खोलकर शिवनाथ नदी का लाखों लीटर पानी बहा दिए जाने के मामले को लेकर दोषियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने शहर के बसंतपुर थाने पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपते हुए एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। बीते दिनों छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के एक बांध में खाद्य निरीक्षक के महंगे मोबाइल गिरने से लाखों लीटर पानी बहा दिए जाने का मामला प्रकाश में आया था। वहीं अब रेत माफियाओं द्वारा राजनांदगांव जिले के मोहारा एनीकेट के 5 गेट खोलकर शिवनाथ नदी के लाखों लीटर पानी को बहा देने का मामला आया है। बीती रात रेत माफियाओं ने रेत के अवैध उत्खनन करने आधी रात मोहारा एनीकेट के 5 गेट खोलकर राजनांदगांव शहर की जीवनदायिनी कही जाने वाली शिवनाथ नदी का लाखों लीटर पानी बहा दिया है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बसंतपुर थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों ने नगर निगम पर लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले परसों की बात है, मोहारा एनीकट में मोहारा का गेट खोलकर और एनीकट का गेट खोलकर 5 गेट पूरे खोलकर और लाखों लीटर पानी बहा दिया गया। और ये सिर्फ पानी इसलिए बहाया गया है क्योंकि वहाँ एक ही उद्देश्य था कि रेत चोरी करना। और हम दावे के साथ बोल रहे हैं ये काम रेत माफियाओं का ही है। लाखों लीटर पानी बह गया, शहर पूरा त्राही त्राही कर रहा है पानी के लिए। एक रेत चुराने के उद्देश्य से पानी बहाना ये बहुत बड़े अपराध की श्रेणी में आता है। हम आज भारतीय जनता पार्टी बसंतपुर थाने में ज्ञापन देने आई है कि ऐसे रेत माफिया जिन्होंने हज़ारों लीटर पानी, लाखों लीटर पानी बहा दिया है, जांच कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज मांग की है और वहाँ पर ऐसे लोगों पर नज़र रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए मांग के लिए आज ज्ञापन दिया गया है। रेत माफियों का संरक्षण कांग्रेस सरकार दे रही है, सीधी सी बात है।
पूरे प्रदेश में अभी रेत माफिया, शराब माफिया, सट्टा माफिया, जुआ माफिया यही चल रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं चल, जिसके जरिए कांग्रेस सरकार पूरी वसूली में लगी हुई है। अभी रेत माफियाओं को कांग्रेस सरकार का ही संरक्षण प्राप्त है। आज भारतीय जनता पार्टी राजनांदगांव शहर द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें महारानी गेट में 5 गेट खोलने के संबंध में जिसके संबंध में कल जल संसाधन विभाग द्वारा सूचना दिया गया था, जो आज थाने में उनके खिलाफ, दोषियों के खिलाफ, अज्ञात दोषियों के खिलाफ धारा 432 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज किया गया है और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए राजनांदगांव से हफीज खान की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।